नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रीतम पटनायक एक्सिस सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, भार्गव वैद्य हैं बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी थीम यह है कि आखिर क्यों गोल्ड ट्रैफिक जाम में फंस गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से गोल्ड का भाव 48,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। मार्केट से एक्शन पूरी तरह से गायब होता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि आगे गोल्ड मार्केट को ओमिक्रॉन से सपोर्ट मिलेगा या फेड से चोट मिलेगा, इसी पर हम बात करेंगे। भार्गव वैद्य जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही सर, सारी खबरें आ चुकी हैं जो गोल्ड को ड्राइव कर सकती हैं, वो खबरें आ चुकी हैं। फेड ने कह दिया है कि 2022 में ब्याज दरें बढ़ाएंगे, टेपरिंग की रफ्तार बढ़ाएंगे, ओमिक्रॉन का खतरा सामने है। एक खबर गोल्ड को सपोर्ट करने वाली खबर है, ओमिक्रॉन वाली खबर, और फेड वाली खबर गोल्ड पर दबाव बढ़ाने वाली खबर है, लेकिन फिर भी मार्केट रेंज में फंस गया है। क्यों सर? ये जो गोल्ड का मैंने आपको काफी टाइम कहा है कि एक नैरो मूवमेंट रहेगी और स्लो और इस हिसाब से वो चलेगा। मंदी है ही नहीं, मंदी बिल्कुल नहीं है, मगर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गोल्ड भागेगा, वो मूवमेंट आएगी आपके लिए जनवरी के बाद। अच्छा। और हम प्रार्थना करते कि ओमिक्रॉन परेशान ना करे लोगों को। तो मैं उससे सपोर्ट गोल्ड के लिए भी नहीं चाहता हूं, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो दोनों साइड होगा, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा फंडिंग आएगा नहीं, तो गोल्ड में पागल जैसा जो इन्वेस्टमेंट पहले आया था वो नहीं रहेगा। अच्छा। और लोगों को कॉन्फिडेंट है, तो स्टेडी राइज जो गोल्ड में होना चाहिए उतनी रहेगी, रफ्तार नहीं रहेगी, और आपको मूवमेंट मिलेगी पहली जनवरी के बाद। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जनवरी के बाद गोल्ड में थोड़ा बहुत एक्शन लौटेगा। या। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत तेज रफ्तार नहीं रहेगी, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, आपने कहा कि थोड़ी हल्की हल्की तेजी रहेगी गोल्ड की कीमतों में, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि चूंकि फेड ने बात कह दी है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, और अगर 2022 में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार भी तेज होती है, इससे मेरा मतलब यह है कि फर्स्ट हाफ में ही मान लीजिए ब्याज कट हो जाए, ज्यादा कट हो जाए, 2 बार कट हो जाए या जो भी हो उसको लेकर के, क्या तब भी गोल्ड का मार्केट स्थिर ही रहेगा या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा? या तब अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में कोई एग्रेसिव स्टेप आ जाता है फेड की तरफ से, ये गोल्ड के लिए कैसा रहेगा? देखिए, एक एग्रेसिव स्टार्टिंग में कुछ आया या रिवर्सल कोई ट्रेंड आया, तो गोल्ड के लिए एक मूवमेंट आएगा तेजी का ज्यादा। अगर कट आया था और बहुत ज्यादा ऊपर गया तो थोड़ा उसकी पेस स्लो हो जाएगी। अच्छा। मगर जो चाल है, जिस तरह की जहाँ जाना है, ऊपर जाना है, वो रिवर्स नहीं होगा कोई भी न्यूज है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है सर। कुणाल जी, आप जरा बताएं, मैं अगर आपसे पोजिशनल ट्रेडर के लिहाज से पूछूं, क्योंकि इन्वेस्टर को तो सब लोग यही राय देते हैं कि आप गोल्ड खरीदिए, लंबे समय के लिए गोल्ड आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देगा ही, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर को देखिए, ये बात फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है कि लोग किसी भी मार्केट में तभी आते हैं जब वो मार्केट ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है। तो क्या वो मार्केट अभी गोल्ड का है क्या? गोल्ड का मार्केट शॉर्ट टर्म में भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। ये जो भी हम टेम्पररी गिरावट देख रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। 48,000 के आसपास आप बाय कर सकते हैं गोल्ड, 48,400 450 के टारगेट्स के लिए, और 47,800 का स्टॉप लॉस रखते हैं। अच्छा, तो ये रहा आपकी। प्रीतम पटनायक जी, मैं अगर आपसे सिर्फ आज के लिए पूछूं, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 48,000 के आसपास है गोल्ड का प्राइस इस वक्त, आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं गोल्ड में? आज का ट्रेड हमारा बहुत सिंपल है, 47,950 पे हम लोग बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 47,800 पे, टारगेट प्राइस हमारा 48,200 का ही है। ठीक है, तो इंट्राडे की राय आपकी ये है गोल्ड पर। अब भार्गव जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 2022 में जनवरी के बाद गोल्ड की रफ्तार धीरे धीरे तेज होगी, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गोल्ड में कितना रिटर्न अगले साल एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 5% के आसपास का रिटर्न मिलेगा तब तो एफडी भी ठीक है, वहां तो कम से कम सिक्योर है कि मिलना ही मिलना है।
8 8.5% मिलेगा तब लोग पीएफ में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा मिलेगा क्या? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड लीजिए, जिसमें आपको 2.5% और मिलेगा। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब 8% के आसपास ही मिलेगा रिटर्न? 8% से आसपास ही मिलेगा, और 8 से 10 हो सकता है ज्यादा। अच्छा। मगर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लिया तो ये गोल्ड की 4 के प्लस 2.5% आपको और मिलेगा। 2.5% और मिल जाएगा। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। लेकिन कुणाल जी, इन्वेस्टर के लिए मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल व्यू पूछ रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं कि निवेश करना है इसलिए पोर्टफोलियो में गोल्ड रहे, गोल्ड पोर्टफोलियो में रहे इसके पीछे स्ट्रांग वजह क्या होनी चाहिए और क्यों रहना चाहिए? जी, अभी ये विश्व की जितनी भी सेंट्रल बैंक है जिन्होंने इतनी लिक्विडिटी डाली थी, ये लिक्विडिटी निकाल रहे हैं सिस्टम में से, तो आगे जाके ग्रोथ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। वो एक सबसे बड़ी वजह है गोल्ड बाय करने की फिलहाल। दूसरा, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट इतनी इनकी एक्सपांड हो गई है, तो आज इतना मॉनेटरी डिबेसमेंट होने के कारण 6 महीने, 8 मंथ्स, 1 ईयर डाउन द लाइन इसका क्या नेगेटिव रिपरकशन आएगा वो किसी को मालूम नहीं है। तो आपका आज की तारीख में गोल्ड, म्यूचुअल फंड, अपना इक्विटी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट सब जगह पे एक्सपोजर है। तो आपका हेज क्या है? तो आज के टाइम में आपका हेज है गोल्ड। सो ऐसे अनसर्टन टाइम्स में जहां पे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। गोल्ड इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। वर्ल्ड में जब भी अनसर्टेनिटी रहती है, गोल्ड इज बीन बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ अनसर्टेनिटी, और ऐसे टाइम में गोल्ड का पोर्टफोलियो में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड का पोर्टफोलियो में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रीतम पटनायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 3 दिन इस हफ्ते का हम ले लें और अगले हफ्ते का 5 दिन, मतलब इस साल के लिए कुल 8 ट्रेडिंग सेशन अभी बचे हैं। इस 8 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है आखिर तक? आगे तक देखिए, मैं बोलता हूं ऑन द हाई साइड मेरे को लग रहा है कि कहीं 48,700 एक हाई का दिखा सकता है मैक्सिमम, एंड लो साइड पे ये ब्रीच कर सकता है 47,500 के लेवल को भी ब्रीच कर सकता है। ये एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज मैंने आपको बता दिया है। कारण बहुत सिंपल है इसमें। देखिए, आज के दिन पे गोल्ड को जो सेंटिमेंट इंपैक्ट कर रही है वो रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, करेक्ट? क्योंकि सबको लग रहा है ओमिक्रॉन के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं दिख रहा है। पर डेटा तो डेटा है। यदि इन्फ्लेशन नंबर्स ऊपर आ गए वापस, या डेटा कुछ खराब आया, जीडीपी नंबर खराब आया, जैसे आज जैसे जीडीपी डेटा भी है, तो उसके चक्कर में गोल्ड को एक इम्पेटस आ सकता है और सडनली वी कैन सी इट रनिंग अप। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज हम लोग ये नहीं, डोमेस्टिक में एक चीज आप ध्यान रख के चलिए, आज अपनी करेंसी भी थोड़ी स्ट्रेंथन हुई थी। यदि वो वापस वीकन हो जाए तो उसको भी गोल्ड का सपोर्ट को मिल जाएगा उसमें भी। तो ये 2-3 फैक्टर है जो अपने यहाँ पे गोल्ड को पुश कर सकती है बियॉन्ड 48,200। बट नीचे के साइड पे मेरे को यही लग रहा है कि एक लेवल तक आई थिंक आ चुका है, बिकॉज सारा डेटा फैक्टर इन हो चुका है। नेक्स्ट वीक से यूएस मार्केट्स में कुछ ज्यादा हलचल नहीं होगी बिकॉज ऑफ द क्रिसमस ब्रेक। सो इतने ही नैरो रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नैरो रेंज में ही रहेगा, मतलब आखिरी ओवर में भी फिक्सर की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सिंगल गोल्ड का मार्केट लेता रहेगा साल के आखिर तक भी। कुणाल जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? कल तो चांदी ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन आज फिर से मार्केट दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। क्या किया जाए चांदी में? नितिन जी, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। आई थिंक सिल्वर विल अगेन मूव अप। सिल्वर का फंडामेंटल तो पॉजिटिव ही है। बेस मेटल्स का भी ओवरऑल अभी आप देखेंगे चाइना ने मॉनेटरी ईजिंग किया है। क्लीन मेटल, क्लीन एनर्जी सेक्टर से, सोलर पैनल से डिमांड बहुत रॉबस्ट है। सप्लाई ये साल डेफिनेटली बढ़ी हुई है एज कम्पेयर टू 2020, बट आई थिंक द डिमांड साइड फ्रॉम द क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट ऑफ द मेटल लुक्स वेरी ब्राइट। सिल्वर में कोई मंदी नहीं है, डरना नहीं चाहिए। ये 500,000 रुपया 60,000 के नीचे सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। और ऑन द अपसाइड अगर आज आप ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करते हैं 61,700, 800 पे, तो आपको 62,400, 500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में डरना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। तो प्रीतम पटनायक जी, क्या आपको भी लगता है कि चांदी में डरना मना है? कहीं ना कहीं तो है, बिकॉज 2 चीजें देखिए, हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे गोल्ड तो फिर भी नीचे दबाव में दिख रहा था, चांदी टेम्परेली थोड़ा ऊपर भी आया था।
तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट, तो रिस्कियर एसेट्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिला था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो मेटल के हिसाब से भी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी सपोर्ट उसको बना हुआ है। तो चांदी में भी मेरे को नहीं लगता है कि लेवल के नीचे जा सकता है, तो अपना भी बाई कॉल ही है अराउंड 61,400 के लेवल पे, स्टॉप लॉस हम लोग 61,100 का लगा के टारगेट 61,800 का लेके बैठे। ठीक है, तो ये राय चांदी पर, यस ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कच्चे तेल के मन में कितना डर है, क्या क्रूड की डिमांड घटने की आशंका और बढ़ गई है, क्रूड का मार्केट अब यहां से जाएगा कहां, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करेंगे कच्चे तेल की, क्रूड की, और क्रूड में इस वक्त आप देखें तो दबाव है और 10 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेहद रेंज का कारोबार कच्चे तेल में हो रहा है। क्रूड में अभी भी डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है, जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया में है, उसको देखते हुए डिमांड को लेकर अभी भी चिंता कच्चे तेल में बनी हुई है। हालांकि अमेरिका में पिछले हफ्ते अनुमान से ज्यादा स्टॉक घटा है, इस वजह से कीमतों में गिरावट थमी है। तो अब जरा आप बताएं कुणाल जी कि क्रूड का फ्यूचर अभी आपको क्या लग रहा है? जी, क्रूड में ये रैली है, ये बेसिकली ईयर एंड रैली दिख रही है मुझे, मोर देन इन शॉर्ट कवरिंग जो हमने हर एक असेट क्लास में कल से बनती हुई देखी है। अगर आप यूएस इंडेक्सेस देख लो, इंडिया देख लो, सब जगह पे एक क्रिसमस शॉर्ट कवरिंग जो कहते हैं वही आ रही है। सो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। मेरा कोई खास तेजी का ध्यान नहीं है क्रूड में, बट आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे एक बार 5450 5470 तक के लेवल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो इंट्राडे के लिहाज से आप बाय कर सकते हो, बट लंबी अवधि के हिसाब से अभी भी कोई लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि में कोई बड़ी तेजी आपको कच्चे तेल में नहीं दिख रही है, तो ऐसे में प्रीतम पटनायक जी 5400 के आसपास ट्रेड क्या बनता है कच्चे तेल में, क्रूड में? हमारा तो सेल कॉल है 5460 के आसपास है, स्टॉप लॉस 5500 का है एंड टारगेट 5410 का है। तो हम लोग भी थोड़ी मंदी के व्यू पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। दो तीन फैक्टर हैं इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो ऑब्वियस है कि ओमिक्रॉन के चक्कर में जो रिस्क ऑन मोड अभी आया है तो थोड़ा रिवाइव किया, ये रिलीफ रैली ही है थोड़ा बहुत, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें डेवलप हो रही हैं। वन था, एक है जो यूएस का जो प्रोडक्शन है यूएस के ऑयल का, वो 11.4 मिलियन बैरल्स के आसपास आ रहा है। लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज क्लोज टू अबाउट 700,000 बैरल्स का आ रहा है। तो वो एक सप्लाई बनते हुए आ रहा है एंड ओपेक का भी प्रोडक्शन स्टिल बहुत बियॉन्ड जो कमिटमेंट था उनका, उसके बहुत पीछे है, बट स्टिल इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। सो सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड थोड़ा सा इंपैक्टेड है, तो आई थिंक ये दोनों चीज एक नेगेटिव बाइस के ऊपर इंडिकेट करती है, इसलिए हमारा भी कॉल ही मेंटेन है। टारगेट कुछ रिवाइज करेंगे क्या आप कच्चे तेल में? नहीं, बस आई थिंक टारगेट जैसे हम लोगों ने बोला था कि 5400 को तोड़ते हुए मेरे को नहीं लगता ज्यादा उसको लगता नहीं, आपका टारगेट पहला 5410 का था, तो अभी आप क्या कह रहे हैं, मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है, पर ऊपर एक बार बाउंस आएगा तो 5460 के आसपास आएगा तो तभी हम लोग सेल करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन मेटल का मार्केट कुणाल जी, स्पेशली अगर मैं कॉपर की बात करूं आपसे, तो क्या कॉपर कीमतों में आगे आपको गिरावट दिख रही है क्या? आज मार्केट बहुत रेंज में है। अभी भी एक खबर आई है कि जो एक जापान का सबसे बड़ा कॉपर का सप्लायर है पैन पैसिफिक, उनका ये अनुमान है कि जो कॉपर का प्राइस है वो गिरकर $8,600 तक आ जाएगा 2022 में, $9,300 से घटकर। क्या इंपैक्ट होगा एमसीएक्स पर इसका? 100% आगे जाके कोई लंबी तेजी नहीं है कॉपर में। ये फिलहाल चाइना का जो रेट कट आया है 5 बेसिस पॉइंट से, उसका हम इंपैक्ट देख रहे हैं। पहले चाइना ने 25 बेसिस पॉइंट से आरआरआर कट किया
और जो लास्ट फ्राइडे को रेट कट किया है, इसके कारण सभी मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी, वो एंटिसिपेशन में हमने एक रैली देखी है। सो मैं कोई लंबी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जो फेड टेपरिंग कर रहा है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट बनते हुए देखेंगे हम। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई साइड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन कॉपर फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये दो फैक्टर्स आगे जाके कोई लंबी तेजी का रीजन नहीं बनने वाला है कॉपर में। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कॉपर में आगे गिरावट ही रहेगी और उस पर आप नजर रखें, लेकिन इसके अलावा निकल जिंक लेड, इस पर आपका व्यू प्रीतम पटनायक जी? जी एक्चुअली हमारा आप देखोगे तो निकल जिंक में हमारा अभी कोई फर्म व्यू नहीं बन रहा है। हमारा एक्चुअली व्यू भी एल्यूमिनियम पे ही है, जिसमें हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ से खरीद के चल सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों मेटल पे अपने को तेजी लग रही है। जिंक एंड लेड में आई थिंक थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि जैसे चाइना में अपने को सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं वो मॉनेटरी सपोर्ट देने वाले हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, उसके हिसाब से पहले तो मेटल में जो रैली दिखेगी वो कॉपर और एल्यूमिनियम में दिखेगी। तो अपने हिसाब से भी हमारे हिसाब से बाई है एल्यूमिनियम में एट 220, स्टॉप लॉस हमारा 219 का है, टारगेट 222 का है। और सर ये एल्यूमिनियम में, कॉपर में अपना है कि बाई एट 741, स्टॉप लॉस अपना 738 का है और टारगेट है 745। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई बेस मेटल के ऊपर। लेकिन आखिरी सवाल कुणाल जी आपसे, हालांकि एग्री में तो बहुत मारकाट मची है, बहुत सारी कमोडिटी बैन हो गई है, लेकिन फिर भी जो कमोडिटी है अभी, ग्वार है, मसालों में ट्रेड हो रहा है, कैस्टर है, एग्री पर कोई व्यू बन रहा है क्या आपका? जो कमोडिटी है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, ऐसे टर्मरिक है, तो ये जो फॉल में टर्मरिक के प्राइस नीचे आता है तो इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेनन है, इससे कोई कमोडिटी के फंडामेंटल चेंज नहीं हो गए। तो मेरी राय में मौजूदा स्तर से 100-200 रुपए नीचे हल्दी में आप बाइंग कर सकते हैं। हल्दी का फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका, प्रीतम पटनायक जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।